आज हम चर्चा करेंगे मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था यानी कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे। इसकी संरचना, इसकी नींव कैसे पड़ी, इसके बाद इसके उद्देश्य क्या थे और इसमें कौन सी रस्में थीं, और मकतब और मदरसे पर चर्चा होगी, और प्रारंभिक शिक्षा की नींव, उच्च शिक्षा का केंद्र, और लौकिक और अलौकिक यानी कि धार्मिक शिक्षा का समन्वय, व्यावसायिक और सैनिक शिक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा की कार्य प्रणाली यानी शिक्षण विधि, अनुशासन और शिक्षण की स्थिति, और स्त्री शिक्षा, और इसके बाद शिक्षा का माध्यम क्या था। इसके अलावा इसमें परीक्षा और उपाधियां किस प्रकार दी जाती थी, मूल्यांकन में गुण और दोष दोनों पर ही यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप। आज की इस क्लास का बेनिफिट आपको बीएड, डीएलएड, टेट, सुपर टेट या अध्यापक संबंधित कहीं भी टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्जाम आता है और आपका विषय एजुकेशन है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो जेएस एजुकेशन पे मैं जितेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, यानी कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था या मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से इसे जानते हैं। इसकी नींव कैसे पड़ी, इस शिक्षा व्यवस्था की नींव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऐतिहासिक संदर्भ क्या था इसमें। ऐतिहासिक संदर्भ में मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन था, जिन्होंने प्रचलित वैदिक और बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के स्थान पर अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापना की। यानी कि जो पहले से शिक्षा व्यवस्था चली आ रही थी भारत में, और जब मुगल आए मध्यकाल में तो उन्होंने अपनी नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था को बदलते हुए। इसका रणनीतिक उपकरण क्या था? जो इसका रणनीतिक उपकरण था, शिक्षा को केवल ज्ञान के रूप में नहीं यूज करना था, बल्कि इस्लाम धर्म और मुस्लिम संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में इसे इस्तेमाल करना था भारत के अंदर। और इस्लाम में शिक्षा का महत्व क्या था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का अत्यधिक बल दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह से मिला पहला शब्द इकरा था, और जिसका अर्थ होता है पढ़ो। यानी कि इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग जो पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब आए, उन्हें जो अल्लाह ने पहला शब्द बताया था उस शब्द का नाम इकरा था। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका मतलब होता था पढ़ो। इसका उदाहरण है, पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं, दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा होता। ये जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी अपने जो है वचनों में कहा है। इसके बाद देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य के जो मुख्य स्तंभ थे उन पर बात होगी। मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली को कई प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इसकी पूरी संरचना को आधार प्रदान करते हैं। पहला स्तंभ क्या था या पहला उद्देश्य क्या मानते हैं? ज्ञान का प्रसार। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत और दुखों से मुक्ति का साधन बताया था, इसलिए इसे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। अगला स्तंभ क्या था इनके उद्देश्यों का? इस्लाम धर्म का प्रचार। शिक्षा के माध्यम से इस्लाम के सिद्धांतों को फैलाना एक परम कर्तव्य माना जाता था। इससे अगला जो स्तंभ है वह है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना। भारतवासियों को अपनी भाषा, आचार विचार और सामाजिक नियमों से प्रभावित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, इसलिए इस जीवन में भौतिक सुख और सफलता प्राप्त करने पर ही बल दिया गया है। और चरित्र निर्माण। इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार नैतिकता और ईमानदारी का विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और जो छठा जो मुख्य उद्देश्य है वो शासकों के प्रति वफादारी। यानी कि भारत में जब मुगल आए तो मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी जो है, वफादार नौकर या वफादार कर्मचारी तैयार करना भी मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। अब देखते हैं, जब बच्चा इस ज्ञान की दुनिया में यानी कि इस्लामिक मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहला कदम पढ़ने के लिए रखता है, तो उसमें एक रस्म होती है, उसे बोलते हैं बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म पूछा गया है आपसे कि बिस्मिल्लाह रस्म कौन सी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है, तो मुस्लिम कालीन या मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। ये क्या होती थी?
मुस्लिम काल में बच्चों की शिक्षा शुरू करने की एक औपचारिक रस्म होती थी, जो वैदिक काल में उपनयन होती थी और बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार के समान मानी जाती थी। यानी कि जिस प्रकार वैदिक काल में बच्चा जब आश्रम में पढ़ना जाता था गुरु के पास, तब वहां पर उपनयन संस्कार होता था। बौद्धकालीन शिक्षा में जो है, जब बच्चा मठ में जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वहां पर पवज्जा संस्कार किया जाता था। उसी प्रकार जब बच्चा पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए, औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर जाता था, तो उसे बिस्मिल्लाह रस्म कहा जाता था। इसकी प्रक्रिया क्या थी वो देख लेते हैं। आयु क्या थी? जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तो ये जो है रस्म की जाती थी। पढ़ाई की जो शुरुआत होती 4 माह 4 वर्ष और 4 दिन में। यानी कि ये यहाँ से क्वेश्चन बना है बहुत बार कि बिस्मिल्लाह रस्म कब शुरू होती है? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में। इस रस्म को जान लेते हैं। बच्चे को नया कपड़े पहनाकर मौलवी के पास ले जाया जाता था। कार्य क्या होता था? मौलवी बच्चे से कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करने को कहते थे। और इसका क्या विकल्प था? अगर बच्चा आयतें नहीं पढ़ पाता था शुरुआत में, यदि बच्चे आयतें दोहरा नहीं पाते थे, तो केवल बिस्मिल्लाह शब्द कहकर जो है इतना ही कहना पर्याप्त होता था उसकी शिक्षा को शुरू करने के लिए। यानी कि उसकी औपचारिक प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए बिस्मिल्लाह रस्म की जाती थी। और इसका जो देखते हैं यहाँ पर परिणाम देख लेते हैं। इस रस्म के बाद बच्चे को औपचारिक रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब में प्रवेश होता था। मकतब और मदरसे दो चीजें होती हैं। प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी, उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। इस पर भी चर्चा अभी करते हैं। देखिए, ज्ञान के 2 केंद्र होते थे। एक होता था आपका मकतब और एक होता था मदरसा। यानी कि यहाँ पर जो 2 चीजों में बांटा गया था। यहाँ पर जो मकतब और मदरसे 2 चीजें हैं यहाँ पर। तो मकतब जो होता था वो होता था आपका इसका प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का केंद्र। इसमें जो अर्थ हो, इसका जो मकतब का अर्थ है वो है अरबी शब्द कुतुब से लिया गया, जिसका अर्थ होता है लिखना। और इसका स्थान क्या होता था? प्राय मस्जिदों से जुड़े होते हैं। यानी कि मस्जिदों में ही मकतब जो शुरुआती प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। अब आता है उच्च शिक्षा के लिए मदरसा। इसमें देखिए उच्च शिक्षा दी जाती थी। इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं। फारसी शब्द दरस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा यानी कि जो हायर एजुकेशन होती थी, यानी कि 1 से 5 तक तो प्राथमिक शिक्षा हो गई, और आप इसे जूनियर शिक्षा कह सकते हैं या हायर शिक्षा कह सकते हैं, ये आपकी मदरसे में दी जाती थी। स्थान इनका भी जो होता है मस्जिद से जुड़े होते थे। जो अक्सर इसमें जो है छात्रावास या हॉस्टल भी होते थे। यहाँ मतलब बच्चों को वहीं पर रोककर जो है पढ़ाया जाता था मदरसों में। तो ये मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के केंद्र थे 2 प्रकार के। अब देखिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा की नींव, यानी प्रारंभिक शिक्षा को हम पहचान देखते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसके उद्देश्य क्या होते थे। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य देख लेते हैं। बच्चों को पढ़ने लिखने का सामान्य ज्ञान देना, उन्हें इस्लामिक जीवन शैली के लिए तैयार करना, यह मुख्य उद्देश्य होता था। पाठ्यक्रम क्या होता था प्राथमिक शिक्षा का? भाषा और साक्षरता, अक्षर ज्ञान, सुंदर लेखन और सही उच्चारण पर ध्यान, ये मुख्य बातें होती थी। धार्मिक शिक्षा, कलमा कुरान की आयतें याद कराना और साहित्य, शेख सादी की प्रसिद्ध पुस्तकें गुलिस्ता और बोस्ता पढ़ाई जाती थी। और व्यावहारिक कौशल में फारसी व्याकरण और बातचीत करने के ढंग सिखाए जाते थे। टीचिंग मेथड क्या होते थे? टीचिंग कैसे दी जाती थी? शिक्षण किस तरीके से दिया जाता था? शिक्षा मौलवी साहब द्वारा दी जाती थी और यह सभी के लिए निःशुल्क होती थी, यानी कि फ्री होती थी। तो प्राथमिक शिक्षा के यहाँ पर मुख्य पॉइंट थे ये। अब आते हैं उच्च शिक्षा, जो मदरसे में दी जाती थी आपको, और उच्च शिक्षा का ये केंद्र होता था। इसमें प्रवेश कैसे होता था? जब बच्चे ने बिस्मिल्लाह रस्म यानी कि 4 वर्ष 4 माह 4 दिन के बाद, बिस्मिल्लाह रस्म के बाद प्राथमिक शिक्षा मकतब में अपनी पढ़ाई पूरी करके लगभग जब बच्चे की आयु 10 वर्ष हो जाती थी, तो वो जो है मदरसे में प्रवेश ले लेता था। यानी मकतब की पढ़ाई उन्हें पूरी कर ली 10-12 वर्ष तक, उसके बाद मदरसों में प्रवेश दिया जाता था। और विशेषताएं क्या थी इसकी? शिक्षा अपने अपने क्षेत्रों के जो शिक्षक होते थे वो अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान और उस्तादों द्वारा दी जाती थी। यानी कि इसमें जो टीचर को कहा जाता था उस्ताद कहा जाता था, और बच्चे को शागिर्द क्या कहा जाता है, यानी कि स्टूडेंट को शागिर्द कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बना है। सुविधाएं क्या क्या थी? मदरसे के साथ अक्सर छात्रों को रहने के लिए छात्रावास यानी कि हॉस्टल भी जुड़े होते थे, और प्रवेश के लिए कोई विशेष रस्म नहीं थी।
और विस्तृत पाठ्यक्रम में क्या था, मदरसों में धार्मिक और लौकिक यानी कि सांसारिक दोनों विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अकबर जैसे शासक काल में पाठ्यक्रम में विशेष रूप से जो था ये मतलब व्यापकता आई थी। आगे देखते हैं इसमें जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा थी, अब इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोनों ही प्रकार की चीजें रखी गई थी, धार्मिक और लौकिक ज्ञान, यानी कि दोनों तरीके का ज्ञान का समन्वय इसमें था। तो धार्मिक चीजों में क्या क्या पढ़ाया जाता, दो भागों में पाठ्यक्रम बटा हुआ था। धार्मिक चीजों में जो था आपको पढ़ाया जाता था कुरान का गहन और आलोचनात्मक अध्ययन, उसके बाद मोहम्मद साहब के सिद्धांत और परंपराएं जिसे हदीस कहा जाता था, और इस्लामी इतिहास और कानून, ये जो था धार्मिक पाठ्यक्रम था। इसके साथ साथ लौकिक पाठ्यक्रम का भी यहाँ पर जो है पढ़ाया जाता था। इसमें भाषा में जो था अरबी, फारसी और साहित्य, व्याकरण आदि पढ़ाए जाते थे। और विज्ञान में जो था आपको गणित, ज्योतिष, यूनानी चिकित्सा समझाई जाती थी। और सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, और विज्ञान में आपको जो है नीति शास्त्र आदि चीजें पढ़ाई जाती थी। यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये चीजें सब चीज पढ़ाई जाती थी। कला में संगीत, चित्रकला, हस्तकला पर भी जो है विशेष ध्यान दिया जाता था। अन्य क्या था, यहाँ पर कृषि और तर्क शक्ति का भी जो है पाठ्यक्रम में जगह दी गई थी। कुछ लोग कहेंगे कि संगीत जो है शिक्षा व्यवस्था का जो था पाठ्यक्रम में नहीं था, लेकिन ये देखने को मिलता है अकबर के दरबार में तानसेन को भी जगह दी गई थी। और अकबर के समय में जो है संगीत और चित्रकला, नक्काशी आदि की बहुत सारी चीजें जो हैं आज भी देखने को हमें मिलती हैं पुरानी इमारतों में, जो भी मुगलकालीन समय में बनी थी। तो इसके बाद अब देखिए अगली बात यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं व्यावसायिक और सैन्य शिक्षा को भी जो है विशेष ध्यान दिया जाता था इस शिक्षा व्यवस्था में, यानी कि सैनिक प्रशिक्षण पर। तो पहले व्यावसायिक शिक्षा पर बल जो दिया जाता था उसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं सांसारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित होने के कारण व्यावसायिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। यानी कि जब हमें सांसारिक जीवन को बढ़िया बनाना है, उसमें जो है आपको जो है अच्छा करना है, संवारना है, तो उसके लिए जो है व्यावसायिक शिक्षा का भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रमुख क्षेत्र ललित कलाएं, हस्तकलाएं और वास्तुकलाओं का जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे दस्तकारी, नक्काशी, जरी का काम, और जो है आपका हाथी दांत पर पच्चीकारी, ये जो है चीजें देखने को मिलती हैं। प्रशिक्षण मॉडल, इन कलाओं के शिक्षा औपचारिक संस्थानों में नहीं बल्कि दक्ष कारीगर यानी कि उस्ताद के साथ काम कर कर प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाती थी, यानी ट्रेनिंग दी जाती थी। बच्चा किसी के अंडर में ये चीजें सीखता था। अब सैनिक शिक्षा पे भी विशेष बल दिया गया था, जो बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था में जिसका अभाव देखा गया था, लेकिन यहाँ जो है फिर से सैनिक शिक्षा पर बल दिया गया। शासकों को अपनी शासन की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध लड़ते पड़ते थे, इसीलिए सैनिक शिक्षा आवश्यक थी। प्रशिक्षण में शामिल घुड़सवारी थी, तीरंदाजी, युद्ध संचालन की रणनीति, ये सब चीजें जो हैं सैनिक शिक्षा का हिस्सा थी। तो ये यहाँ पर मुख्य चीजें निकल कर आती हैं। शिक्षा की जो कार्य प्रणाली थी वो क्या थी, शिक्षण विधियों पर सबसे पहले बात करेंगे। शिक्षण विधियां क्या थी, मौखिक प्रधानता थी, यानी कि मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक थी, जिसमें व्याख्यान विधि यानी भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था, यानी कि लेक्चर मेथड पर जो है जोर दिया जाता था। रटने पर बल, पाठ्य वस्तु को कंठस्थ कराने पर विशेष रूप से बल दिया जाता था। और उपकरण क्या थे, लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती और स्वर्ण की कलम का प्रयोग किया जाता था। और मॉनिटर प्रणाली, उच्च कक्षाओं के छात्र निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। यहाँ पर कुछ चीज कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि मॉनिटर प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है। तो अधिकतर विद्वान मध्यकालीन शिक्षा यानी कि मुगलकालीन शिक्षा व्यवस्था में मॉनिटर प्रणाली मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी विद्वान ने या किसी किताबों में देखने को मिला है कि ये प्रणाली गुरुकुल प्रणाली से भी प्रारंभ हो गई थी। जब गुरु बाहर जाते थे तो अपने जो सीनियर स्टूडेंट होते थे उन्हें पढ़ाई लिखाई का प्रशासन का जिम्मा छोड़ के जाते थे गुरुकुल व्यवस्था का। लेकिन लिखित रूप में अगर ऑप्शन में आपको दिया जाता है और वहां पर जो है, तो अधिकतर जो सही माना जाता है वो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में मॉनिटर प्रणाली मानी जाती है। अनुशासन की बात कर लेते हैं। अनुशासन कैसा था, अत्यधिक कठोर,
नियमों का पालन न करने पर कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। और ये यहीं से ज्योतिष शिक्षा व्यवस्था में इसका प्रावधान था, दंड, शारीरिक दंड देने का। दंड के प्रकार क्या होते थे? बेंत से पीटना, कोड़े लगाना, लात, घूंसे और थप्पड़ों का प्रयोग आम था। यह प्रथा भारत की स्कूल की दंड की जो थी यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। यानी कि जो बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता था, शारीरिक दंड की जो शुरुआत की जाती हुई है, वो मुगलकालीन शिक्षा व्यवस्था से ही हुई है। शिक्षक की स्थिति देख लेते हैं। जैसे देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो है गुरु को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, सबसे ऊपर पदवी दी जाती थी, यानी कि भगवान की पदवी दी जाती थी। और बौद्धकालीन शिक्षा में जो है वहां भी शिक्षक का बहुत मान सम्मान था, उसे एक पद प्रदर्शक, मित्र के भांति, पिता पुत्र के भांति माना गया था। लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षक की स्थिति डाउन हुई है। देखिए कैसे, लौकिक दृष्टि के कारण शिक्षकों की स्थिति में वैदिक और बौद्धकालीन की तुलना में गिरावट आई। उदाहरण के तौर पर औरंगजेब द्वारा अपने शिक्षक का अपमान करना और उन्हें अज्ञातवास पर जो है जो भेज देना, इस बदलाव का प्रसिद्ध उदाहरण देखने को मिलता है। यानी कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें गुरुओं का मान सम्मान में कमी देखने को मिलती है, यानी कि हिरास मिलता है देखने को। अब करते हैं यहाँ पर स्त्री शिक्षा की बात। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा की का जो था पतन हो गया था पूर्ण रूप से, यानी कि ये जो है एक तरीके से वो खत्म ही हो गई थी स्त्री शिक्षा। इसके मुख्य कारण क्या थे? इसके मुख्य कारण थे पर्दा प्रथा का प्रचलन स्त्रियों में सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। शिक्षा की सीमाएं क्या थी? प्राथमिक स्तर पर कम आयु की बालिकाएं मक्तबों में लड़कों के साथ प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं, लेकिन उच्च शिक्षा या उनके जो है केवल शाही और अमीर घरानों की लड़कियों तक ही सीमित थी, जिन्हें घर पर मौलवी द्वारा पढ़ाया जाता था। और परिणाम क्या हुआ? मुस्लिम काल में नारी शिक्षा की जो है भारी उपेक्षा हुई, और इसी कारण जो है महिला साक्षरता दर उस समय 1% थी। यानी कि मुसलमानों कालीन शिक्षा व्यवस्था के दौरान मुस्लिम में स्त्री शिक्षा जो है बिल्कुल पतन की ओर चली गई थी। वहां पर जो है कुछ राजा महाराजाओं की लड़की और जो शाही घराने की लड़कियां थी उनके लिए शिक्षा थी, वो भी उनके घर पर थी। अब इसमें जो है इसके बावजूद भी जो है कुछ शिक्षित महिला जो शाही घरानों से थीं, जैसे गुलबदन बेगम और सुल्ताना रजिया, नूरजहां और जहां आरा, ये जो है कुछ महिलाएं हुई हैं। लेकिन ये कुछ गिनी चुनी महिलाएं ही जो है शिक्षित देखने को मिलती हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। इसके बाद जो आती है आपका शिक्षा का माध्यम क्या था। अब माध्यम की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख भाषाएं क्या क्या थीं? शिक्षा का मुख्य माध्यम 2 विदेशी भाषाएं थीं, अरबी और फारसी। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी अरबी और फारसी में दी जाती थी। फारसी का महत्व क्या था? फारसी राजकाज की भाषा थी और सरकारी नौकरी पाने और राजपद तक पहुंचने के लिए फारसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था। इस कारण कुछ हिंदुओं ने भी सरकारी पदों पर नियुक्ति लेने के लिए फारसी भाषा सीखी। अन्य भाषाओं की स्थिति क्या थी? अकबर ने हिंदी और औरंगजेब ने उर्दू को प्रोत्साहन दिया, लेकिन शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में अरबी और फारसी को ही महत्व मिला। स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा की गई, जो इस प्रणाली का सबसे मुख्य दोष था। अब भाषा के बाद जो बात आती है वो आती है अब यहाँ पर परीक्षा और उपाधियों की। यानी कि जो एजुकेशन का जो था यहाँ पर जो एग्जाम सिस्टम था या जो आपको बाद में उपाधि मिलती थी, उन पर चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा प्रणाली का अभाव था। इस शिक्षा प्रणाली में कोई व्यवस्थित या औपचारिक शिक्षा प्रणाली विकसित नहीं हुई। शिक्षक अपने व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर देते थे, और शिक्षा पूरी होने पर कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, जो आपको बौद्धकालीन शिक्षा में देखने को मिलता था। यहाँ आकर फिर से इस चीज का ह्रास हो गया था। उपाधियों द्वारा सम्मानित किए जाते थे कुछ लोग। अपने विषयों में असाधारण प्रतिभा दिखाने वाले छात्रों को कुछ उपाधियां दी जाती थीं। जैसे पहली उपाधि होती थी काबिल की। काबिल जो साहित्य का जानकार हो, यानी कि जिसे लिटरेचर आता हो सब कुछ। आलिम कौन होता? धर्मशास्त्र का ज्ञाता माना जाता था। और फाजिल कौन होता था? तर्क एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता था। तो ये कुछ इस प्रकार की जो है उपाधियां सम्मान बतौर दे दी जाती थी, उनका जो है मौखिक मूल्यांकन और व्यक्तिगत मूल्यांकन करके।
इसके बाद इसका अब देखिए, इस शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं। उसमें मूल्यांकन में सबसे पहले हम देखते हैं गुण क्या थे शिक्षा व्यवस्था के। ये शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी। शिक्षा छात्रों के लिए पूरी तरह से मुफ्त थी, जिसका खर्च शासक और धनी व्यक्ति उठाते थे। राज्य का संरक्षण लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने मकतबों और मदरसों की स्थापना करके शिक्षा का संरक्षण किया। व्यावहारिक शिक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना था। इसलिए लौकिक और व्यावसायिक विषयों पर जोर दिया जाता था। और कला और साहित्य का विकास, इस काल में साहित्य, इतिहास और विभिन्न कलाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। छात्रवृत्तियों का प्रारंभ, देख योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता देने की प्रथा भी इसी काल से शुरू हुई है। यानी कि आपकी स्कॉलरशिप की जो स्कीम आई या सिस्टम आया, वो मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था से देखने को मिला। छात्रावास की सुविधा यानी कि हॉस्टल, मदरसों में दूर से आने वाले छात्रों के लिए जो है हॉस्टल की व्यवस्था भी की गई थी या होती थी। इसके बाद इसके दोष देख लेते हैं। जब मूल्यांकन करते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था है कोई भी चीज हो, तो मूल्यांकन में गुण और दोष दोनों देखे जाते हैं। तो दोष में क्या था? आध्यात्मिक पक्ष की अवहेलना, सांसारिक सुखों पर अत्यधिक बल देने के कारण आध्यात्मिक शिक्षा पीछे छूट रही थी। और कठोर शारीरिक दंड यानी कि अनुशासन के नाम पर छात्रों पर के साथ अमानवीय दंड दिया जाता था। यानी कि लात, घूंसे, मुक्के, कोड़े, हंटर, सब तरीके से बच्चों की पिटाई की जाती। रटने पर बल, केवल बच्चों को रट्टू तोता बताया जाता नहीं। शिक्षण विधियां समझाने की बजाय कंठस्थ यानी कि रटाने पर केंद्रित थी, ये इसका मुख्य दोष था। और स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा लगभग समाप्त हो गई थी। और विदेशी भाषा का माध्यम अरबी और फारसी के प्रयोग से आम जनता को शिक्षा से दूर रखा गया। भारतीय भाषाओं की यहाँ उपेक्षा की गई। और अगला इसका दोष था अस्थिर वित्त पोषण, शिक्षा राजाओं और अमीरों के दान पर निर्भर थी, कोई स्थायी राजकीय व्यवस्था नहीं थी। ये इसका मुख्य दोष माना गया है। तो मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था से आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके सिलेबस में। पीजीटी हो, टीजीटी हो, आपका डीएलएड हो, बीएड हो, एमएड हो, सीटेट हो, टेट हो, कोई सी भी परीक्षा हो, ये जो है आपको शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है। गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बाद जो आपके प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आता है, वो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था भी आती है। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे फिर से हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।